नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी सुमन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की 4 जो प्रमुख कहानियां हैं उसमें इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, दूसरी कहानी है पिता, तीसरी कहानी है राजा निर्बंसिया और चौथी कहानी है परिंदे। परीक्षाओं में कहानियों से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन निश्चित रूप से बनते हैं, जिनमें कहानियों के पात्र पूछ लिए जाते हैं या फिर कहानी के लेखक को पूछा जाता है। कोई वाक्य देकर ये भी पूछा जाता है कि ये किस कहानी के किस पात्र द्वारा कहा गया है। इसलिए हम लोगों को लगभग सभी कहानियाँ, जितनी भी महत्वपूर्ण कहानियाँ, उनको देख लेना चाहिए और उनसे बनने वाले प्रश्नों को समझ लेना चाहिए। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो की सबसे पहली जो कहानी है वो इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। इस कहानी के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। कहानी के प्रमुख पात्रों की अगर बात की जाए तो कहानी में पहला प्रमुख पात्र मातादीन जो पुलिस इंस्पेक्टर है, दूसरा कहानी का पात्र पुलिस मंत्री, तीसरा यान चालक और चौथा कोतवाल और इंस्पेक्टर। हरिशंकर परसाई जी की ये कहानी व्यंग्य रचना है और पुलिस प्रशासन की न सिर्फ कार्यप्रणाली पर करारा व्यंग किया गया है बल्कि हमारी कार्यपालिका के निर्णयों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। फैंटेसी का सहारा लेकर ही लेखक ने इंस्पेक्टर मातादीन को पुलिस व्यवस्था सुधारने के लिए चांद पर भेजा है। ये एक काल्पनिक कहानी है, मतलब कि हरिशंकर परसाई चांद पर मातादीन को जो पुलिस व्यवस्था उसको सुधारने के लिए भेजते हैं। चांद पर पहुंचकर वह सबसे पहले पुलिस लाइन में हनुमान जी की स्थापना करवा देता है। फिर वह देखता है कि चांद पर पुलिस काम नहीं कर रही है तो कार्य के प्रति उनकी कटिबद्धता बढ़ाने के लिए पुलिस का वेतन कम करवा देता है, जिससे केसों की संख्या बढ़ जाती है। वेतन कम होने से पुलिस अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऊपरी आमदनी करने लगती है। इस प्रकार पुलिस काम करने लगती है और सरकार भी खुश हो जाती है। पुलिस प्रशासन में व्याप्त मक्कारी, झूठ और बेईमानी आदि की परतें खोलने में इंस्पेक्टर मातादीन मुख्य प्रकार की भूमिका में दिखाई देता है, जो चांद की पुलिस को सुधारने के लिए जाता है। वहां पहुंचकर वह सबसे पहले पुलिस लाइन में हनुमान जी की स्थापना करवा देता है। फिर वह देखता है कि चांद पर पुलिस काम नहीं कर रही है तो कार्य के प्रति उनकी कटिबद्धता बढ़ाने के लिए पुलिस का वेतन कम करवा देता है, जिससे केसों की संख्या बढ़ जाती है। वेतन कम होने से पुलिस अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऊपरी आमदनी करने लगती है। इस प्रकार पुलिस काम करने लगती है और सरकार भी खुश हो जाती है। एफआईआर बदलना, बीच में पन्ने डालना, गवाहों को तोड़ना, यह सब वह चांद की पुलिस को सिखा देता है। कौन? यानी कि मातादीन सिखा देता है। उसके इस योगदान के लिए चांद की पुलिस उसका अभिनंदन करती है। मातादीन को वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। उसके जाने पर चांद की जो पुलिस है वो रोने लगती है। इस कहानी में हरिशंकर परसाई जी ने पुलिस प्रशासन का पूरा चिट्ठा खोल दिया है कि कैसे झूठी गवाहियों के कारण न जाने कितने निर्दोष लोगों को सज़ा करवा दी जाती है। कहानी में जिस व्यक्ति ने पीड़ित की मदद की उसे 20 साल की सज़ा हो जाती है। कहानी में पुलिस के व्यवहार का बहुत सच्चा चित्र खींचा गया है। इस कहानी में ऐसी कोई भी बात छूटने नहीं पाई है जो पुलिस विभाग में न होती है। पुलिस प्रशासन में व्याप्त मक्कारी, झूठ और बेईमानी आदि की परतें खोलने के लिए ही हरिशंकर परसाई जी ने इस कहानी को बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा हुआ है। इस कहानी में जब मातादीन को धरती से चांद पर भेजा जाता है पुलिस व्यवस्था को सुधारने के लिए, तो मातादीन वहाँ पे भी जाके जो धरती पे होता है वही सब वहाँ पे भी सिखा देते हैं। कहने का मतलब है जब मातादीन धरती पे रहकर पुलिस विभाग में वैसे ही व्यवस्था देख रहे हैं, वही सब सीख रहे हैं, तो वहाँ पे भी जाके वो वही सब चांद पे भी सिखा देते हैं। बस यही ये कहानी है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। हो सकता है आपको समझ में आ गई हो। चलिए अब हम लोग दूसरी कहानी देखते हैं। दूसरी कहानी है पिता ज्ञान रंजन जी की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। चलिए हम लोग कहानी के प्रमुख पात्रों को देख लेते हैं। कहानी के प्रमुख पात्र में इस कहानी में पिता कहानी में केवल 2 ही प्रमुख पात्र हैं, जिसमें पहले हैं पिता पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने वाले इंसान हैं और दूसरा जो कहानी का पात्र है वो पुत्र है, जो आधुनिक पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है। पिता कहानी के माध्यम से पीढ़ियों का वर्णन किया गया है। कहानी में चित्रित पिता आज भी अपने संतानों के प्रति भीमकाय दरवाजे यानी कि बड़े दरवाजे की भांति दिखाई देता है। पिता कहानी के माध्यम से पीढ़ियों का वर्णन किया गया है। कहानी में चित्रित पिता आज भी अपने संतानों के लिए भीमकाय दरवाजे यानी कि बड़े दरवाजे की भांति दिखाई देते हैं। उनमें आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान कूट कूट कर भरा हुआ है।
पुरानी सोच वाले पिता को आधुनिक वातावरण के अनुसार ढाल पाना कठिन हो रहा है, लेकिन पिता कहानी में वे अपने संतानों को आधुनिक बने रहने से बिल्कुल भी नहीं रोकते। जबकि पुत्र को उनका कुर्ता पजामा पहनना अच्छा नहीं लगता और वे उनकी पोशाक बदल देना चाहते हैं, किंतु बड़ी ही सरलता से पिता अपने बच्चों को समझाते हैं कि पोशाक बदलने से व्यक्ति के विचार तो नहीं बदल सकते। यह कहानी न तो पिता विरोधी है और न ही इसमें किसी खास पीढ़ी को निशाना बनाया गया है। पिता पुत्र से बड़े ही प्यार से कहता है, मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है, 4 भले लोग आया जाया करते हैं, आपका बाहर चौकीदारों की तरह रात को पहरा देना बड़ा ही भद्दा लगता है। ज्ञानरंजन जी की इस कहानी में पिता पुत्र के संबंध को वास्तविकता के दर्शन मिलते हैं। पिता पुत्र एक दूसरे से भरपूर प्यार करते हैं, एक दूसरे का ध्यान भी रखते हैं, परंतु कहते कुछ नहीं है। ऐसा मध्यवर्गीय परिवारों में अक्सर होता है। पिता और पुत्र की पीढ़ी में विचार और व्यवहार का अंतर होने के पश्चात भी भावात्मक राग संबंधों को दर्शाने का ज्ञानरंजन जी ने बहुत ही भरसक प्रयास किया है और 2 पीढ़ियों के मध्य की मार्मिक टूटन को दिखाने के पश्चात यह दोनों पीढ़ियों के मध्य भावात्मक लगाव को किसी भी रूप में कम नहीं होने देते। अगली कहानी है राजा निर्बंसिया। राजा निर्बंसिया कमलेश्वर जी की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। कहानियों के अगर पात्रों की बात की जाए तो इसमें पहले पात्र जगपति हैं। जगपति कहानी का मुख्य पात्र है और दूसरी है चंदा, जगपति की जगपति पत्नी और प्रमुख नारी पात्र हैं। तीसरे पात्र जो है कहानी का वो बच्चन सिंह जो अस्पताल का कंपाउंडर है और चौथा जो कहानी के पात्र है वो पौराणिक पात्र है जिसमें राजा रानी तथा कमलेश्वर जी ने माँ के द्वारा सुनाई गई राजा निर्बंसिया की कहानी का उपकथा के रूप में सूत्रपात किया है। लेखक ने 2 भिन्न युगों की कहानियों का समानांतर रूप से लिया है, एक राजा निर्बंसिया की पौराणिक कथा तथा दूसरी जगपति निर्बंसिया की आधुनिक कथा। मुख्य कथा जगपति और उसकी पत्नी चंदा दोनों के बीच त्रिकोण बने बच्चन सिंह को लेकर चलती है। कहानी में जगपति और चंदा का जीवन आर्थिक विषमता से त्रस्त है। जगपति इस पीड़ा से भी दुखी है कि वह निसंतान है। आगे जगपति की बीमारी को ठीक करने के लिए उसकी पत्नी चंदा को अस्पताल के कंपाउंडर से रुपए उधार लेने पड़ते हैं। बच्चन सिंह के कर्ज के रुपयों का जहर धीरे धीरे चंदा और जगपति के दाम्पत्य सुख को नष्ट कर देता है। बच्चन सिंह चंदा के सौंदर्य पर मोहित हो जाता है। कर्ज के रुपयों के बदले चंदा के स्त्रीत्व को भंग कर देता है। पूरी कथा जगपति और चंदा के इर्द गिर्द ही घूमती है। कहानी में अर्थ, यौन संपत्ति, बेरोजगारी और स्त्री की मजबूरी का वर्णन हुआ है। कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि यह पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष स्वयं चाहे कितनी त्रुटियां कर ले, किंतु स्त्री की एक छोटी सी भूल को वह क्षमा नहीं करता। यहाँ तक हर युग में स्त्रियों को सीता की भांति अग्नि परीक्षा देनी ही पड़ती है। अगली कहानी है परिंदे। परिंदे निर्मल वर्मा जी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। इस कहानी का केंद्रीय कथ्य जो है वो मध्यवर्गीय जीवन में व्याप्त अकेलापन है। सभी चरित्र न सिर्फ अकेले हैं बल्कि कभी न खत्म होने वाले इंतजार की प्रक्रिया में बोझिल, उदास और टूटे हुए हैं। इसी इंतजार की समरूपता को आधार बनाकर लेखक ने इस कहानी का नाम परिंदे रखा है। कहानी के प्रमुख अगर पात्रों की बात की जाए तो इसमें लतिका केंद्रीय पात्र हैं और दूसरे हैं मेजर गिरीश नेगी जो ललिता का पूर्व प्रेमी है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है और जिसकी स्मृति में हमेशा ललिता खोई रहती है। तीसरे हैं मिस्टर ह्यूबर्ट। ह्यूबर्ट ललिता का सहकर्मी है और ललिता पर आकृष्ट है। चौथे हैं डॉक्टर मुखर्जी जो ललिता का एक सहकर्मी है। कहानी की जो नायिका है ललिता, जिसके इर्द गिर्द कहानी घूमती है, वह लड़कियों के एक मिशनरी स्कूल के छात्रावास की वार्डन है। वह अकेलेपन की पीड़ा मन में लिए जीने को विवश है। उसका प्रेमी मेजर गिरीश नेगी मर चुका है। मृत प्रियतम की स्मृति में वह जीती रहती है। हॉस्टल के मायूस वातावरण में जीवन बिताती रहती है। ह्यूबर्ट लतिका की ओर आकृष्ट है। वह प्रेम पत्र देने के बाद उसे ललिता के बारे में सोचकर बहुत दुख होता है। ललिता अपने सहकर्मी ह्यूबर्ट के उसके प्रेम से आंखें चुराती है। एक अन्य सहकर्मी डॉक्टर मुखर्जी लतिका को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं। डॉक्टर मुखर्जी लतिका को समझाते हैं कि ज़िंदगी को जहाँ तक संभव हो कायदे से जीना चाहिए। बीते हुए दुखों से चिपके रहना ठीक नहीं है। अंततः लतिका महसूस करती है कि
प्रेमी की मृत्यु हो जाना जीवन का अंत नहीं है। इस कहानी में परिंदों के माध्यम से मनुष्य जीवन की एक विशेष स्थिति की ओर संकेत किया गया है। देखा जाए तो परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज़ से मुक्ति जो हमें चलाती रहती है। कथाकार ने अतीत के क्षणों को पुनर्जीवित करने का प्रयास करके जीवन को नए अर्थ और अभिव्यक्ति ढूंढने का प्रयास परिंदे के माध्यम से किया है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो, मेरा वीडियो को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कोई मैं नया वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे ऐसी उपयोगी वीडियो के साथ। धन्यवाद।